एक्चुअली बैक टू माई कॉलेज डेज़, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी देहरादून में, तो तब मेरा था थोड़ा पैशन मॉडलिंग की तरफ। लाइक कॉलेज जो फैशन शोज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तब मेरा थोड़ा था उसमें। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया आगे। बट उसके बाद जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा कि माई ड्रीम कैन कम ट्रू। किसी अच्छे शो में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब आप एंट्री करते हैं उस शो में, तो तभी से आपका जो है एक जो मार्क्स होते हैं कुछ, वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। लाइक आपका खाने का तरीका, बैठने का तरीका, आपकी बातचीत, जो जजिस से बातचीत है, जो आपके ग्रूमर्स, कोरियोग्राफर्स हैं, उनसे बातचीत करने का तरीका, या सब कुछ वो देखा जाता है वहाँ। एक्चुअली हमारे जो जम्मू के लोग हैं या जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो इतने अवेयर नहीं है इस फील्ड को लेके कि क्योंकि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहती हैं कि जिस फील्ड में हम हैं या जो काम हम कर रहे हैं वही काम हमारे बच्चे करें। तो अवेयरनेस कम है और प्लेटफॉर्म भी इतने नहीं है, सोर्सेज अवेलेबल नहीं है इतने। तो मेरा जो मेन फोकस यही है कि अगर मैं अपनी इस फील्ड में अच्छा करता हूँ तो कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छा जो फैशन का इंस्टीट्यूट है वो ओपन करूँगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है सवाल जवाब। और आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप पहले नजर डालिए इस ट्रॉफी पर। और अब आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे कि ये जो ट्रॉफ़ी है आखिरकार ये यहाँ पर क्या है, और जो ये पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी है ये कौन है। तो चलिए आइए इनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका और बात करते हैं इनसे और इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। पहले तो विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो पहले तो आप इस ट्रॉफ़ी के पीछे का जो राज है वो आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये एक टाइटल है मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल 2021, जो कि मैंने जीता है रिसेंटली दिल्ली में। और ये एक मॉडलिंग एजेंसी है जो ऑर्गेनाइज करवाती है, स्पॉन्सर्ड बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड वी मार्ट इंडिया। तो विक्रांत, पहले तो मुझे बताइए इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कठुआ से न्यू दिल्ली का सफ़र ये कैसा रहा और अचानक से मॉडलिंग की तरफ ट्विस्ट कैसे? एक्चुअली बैक टू माई कॉलेज डेज़, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी देहरादून में, तो तब मेरा था थोड़ा पैशन मॉडलिंग की तरफ। लाइक कॉलेज जो फैशन शोज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तब मेरा थोड़ा था उसमें। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया आगे। बट उसके बाद जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा कि माई ड्रीम कैन कम ट्रू और मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। तो जब ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली, घर वालों को बताया तो घर वालों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया? एक्चुअली जब मैंने ऑडिशंस के लिए फॉर्म भरा था, जब मैं ऑडिशन देने गया था, तो मैंने किसी को बताया नहीं था। तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर देम। तो मैंने शो के लगभग 2-3 दिन पहले बताया सबको कि मैं जा रहा हूँ शो करने दिल्ली में। तो दे वर बिट सरप्राइज्ड। बट उसके बाद जब मैंने उन्हें कॉल किया कि आई वॉन द टाइटल, तो काफ़ी खुश थे वो लोग। तो अगर हम एज ए पर्सनालिटी आपकी बात करें तो क्या आपका शाय नेचर है या फिर बहुत ऐसे एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन हो आप? नहीं, आई एम एक्सट्रोवर्ट, मतलब आई एम कंफर्टेबल, मतलब बट विद टाइम, नॉट कि मतलब एकदम से नहीं, बट हाँ जैसे जैसे किसी के साथ बातचीत हो जाए तो उसके साथ साथ फिर आई एम एक्सट्रोवर्ट। तो जब कंपटीशन में हिस्सा लिया, बहुत अलग अलग लोगों से मिले होंगे, तो कितना टाइम लगा उनसे घुलने मिलने में? क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करते तो जम्मू में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और बहुत बार ऐसा होता है कि जो जम्मू के बच्चे बाहर जाते हैं ना, उनको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो आपके साथ कुछ ऐसा इशू हुआ हो? नहीं, लाइक मैंने जो ग्रेजुएशन अपनी देहरादून से करी है तो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिला है मुझे बाहर, तो इतना मुझे टाइम नहीं लगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड सबसे बन चुका था एक वहाँ पे। तो अगर बात करें फीमेल फ़ैन फॉलोइंग की, तो इस टाइटल के बाद फीमेल फ़ैन फॉलोइंग में क्या कुछ बढ़ावा हुआ है? काफ़ी बढ़ावा हुआ है। लाइक मैक्सिमम तो ये पूछते हैं कि हमें डाइट बता दो, कैसे फ़ैट लॉस करना है, या काफ़ी अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में मतलब सही जो एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट है या फैशन इंस्टीट्यूट है, किस तरफ जाना है आपको। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अच्छा, आपने ग्रूमिंग की बात की, तो अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों के लिए अगर मॉडलिंग करनी है तो एक सबसे बेसिक ये रहता है, पहले आपको एक प्रॉपर शेप में आना पड़ता है। लेकिन लड़कों के लिए क्या कुछ टिप्स ऐसी रहेंगी ग्रूमिंग, खुद को ग्रूम करने के लिए? लड़कों के लिए भी सेम टिप्स। पहले तो फिज़िक, जो कि मेन जो रिक्वायरमेंट ये होती है कि चेस्ट 40 या बाइसेप्स 15 या इसके आसपास होना चाहिए आपका, या 15.5 जो मॉडलिंग में है एक। उसके बाद ऑब्वियसली ग्रूमिंग लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सर से लेकर पैर तक अपनी पर्सनल हाइजीन जो है उसे मेंटेन करनी पड़ती है। तो इक्वली मैं कहूँगा कि फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इक्वल ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उसके लिए कितना ज़रूरी है कि अगर आप मॉडलिंग में जा रहे हैं तो आपको कैसे खाना है, कैसे बैठना है, क्योंकि हर एक चीज़ होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। तो क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, क्योंकि जो भी बच्चे जो है मॉडलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या जो भी लड़के हैं स्पेशली मॉडलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो किन चीज़ों पर, किन एरियाज़ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? जब आप किसी अच्छे शो में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब आप एंट्री करते हैं उस शो में, तो तभी से आपका जो है एक जो मार्क्स होते हैं कुछ, वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। लाइक आपका खाने का तरीका, बैठने का तरीका, आपकी बातचीत, जो जजिस से बातचीत है, जो आपके ग्रूमर्स, कोरियोग्राफर्स हैं, उनसे बातचीत करने का तरीका, या सब कुछ वो देखा जाता है वहाँ पे। तो अच्छा, अब हमने फीमेल फ़ैन फॉलोइंग की बात की, तो कभी कुछ ऐसा मैसेज आया हो तो जिसको देख के खुद बहुत ऑकवर्ड फील हो गया हो कि यार ये तो कैसे मैसेजेस आ गए? हाँ, थोड़ा बहुत तो मतलब ऑकवर्ड लगता ही है, जबकि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मतलब किसी को नहीं जानते हो, आपको ऐसा मैसेज आ जाए कि जैसे आपके कोई रहता हो, आपके सेम सिटी से हो, आपको बोले कि हाँ वी नो यू एंड यू डिड वेल, तो एक अप्रिसिएट। लड़कियों ने कभी जलते जलते ऐसे नंबर मांगे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ कॉलेज में हुआ है, बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप बता सकते हैं ऐसे, मतलब कोई इतना शर्माने की बात नहीं, अगर आप मतलब ऐसा कभी हुआ तो आप बता सकते हैं। नहीं, मतलब अभी मतलब ऐसा तो नहीं हुआ जहाँ पे मैं रहता हूँ, बट हाँ कॉलेज डेज में या आगे जाके शायद मे बी, मतलब आसार पूरे हैं। यू कैन से। तो अगर आपकी लोकेलिटी की बात करते हैं, तो जब एक टाइटल जीत कर आए, ठीक है, तो आगे पीछे की जो नेबर्स वाली आंटियां होती है ना, वो रिश्ते लेके फटाफट घर पहुंच जाती है, क्योंकि उनका यही होता है कि जहाँ पर लड़का गंवारा है, लड़की उनके पास तैयार होती है। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि जैसे ट्रॉफी जीत कर आए, नाम अच्छा हो गया और दिखने में तो माशाल्लाह आप अच्छे हैं ही, तो ऐसे रिश्ता लेके रिश्तों के बौछार होना शुरू हुई? नहीं, ये तो हमारे यहाँ पे ट्रेंड है, ये कह सकते हैं आप कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएं या आप बिज़नेस में आ जाएं, तो ये आम है काफ़ी। तो ऐसा इससे पहले भी होता रहता है कि मेरे जैसे मॉम हैं, उनको काफ़ी आते हैं कि हाँ रिश्ते वगैरह, बट मेरा भी इस तरफ कोई वो नहीं है। आई एम जस्ट फोकस्ड टू फैशन वर्ल्ड ओनली। बट फिर भी जो लड़कियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, आप देख सकते हैं लड़का बहुत अच्छा है, अगर आपको रिश्ता भिजवाना तो आप इनकी मम्मी को रिश्ता भिजवा सकते हैं। तो विक्रांत, मेरा सवाल ये है, क्योंकि अगर हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं और फिर एकदम से स्विच करते हैं, तो पर्सनालिटी में बदलाव लाना, खाने की जो एटिक्स हैं उसमें बदलाव लाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको कुछ इस तरीके की दिक्कतें हुई स्टार्टिंग में? नहीं, एक्चुअली दिक्कत कुछ नहीं हुई, क्योंकि मैं काफ़ी जो मैंने सीखा है, जो ग्रूमिंग मेरी हुई है, वो मैंने पर्सनल ही की है खुद। लाइक यूट्यूब वीडियोस या कुछ जो मेरे फ्रेंड्स पहले से इस फील्ड में हैं, उनसे काफ़ी टिप्स लेके या उनसे जो है काफ़ी एडवाइस लेके मैंने ये सब कुछ खुद ही किया है। तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं चेंज आना चाहिए, बिकॉज़ आपके जो ये लाइक एथिक्स हैं, जो चाहे वर्क कल्चर हो या कुछ भी हो, बैठने का तरीका, ये आपको तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। तो दीज आर बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो। पर अगर हम मॉडलिंग की बात करते हैं, तो जो मॉडलिंग वर्ल्ड है वो दिखने में कुछ और है, लेकिन जो रियलिटी है वो उसकी रियलिटी बहुत अलग होती है। तो इस तरीके का जब आपने एंटर किया मॉडलिंग वर्ल्ड में, तो किस तरीके की रियलिटी आपको फेस करनी पड़ी? मतलब क्या कुछ डिफरेंस लगा देखने में, बाहर से देखने में? क्योंकि होता है कि जो चीज़ें बाहर से दिखती है वो अंदर से वैसी नहीं होती है। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि एक तो डबल स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली हर जगह है ही हैं, चाहे आप कहीं भी बात कीजिए। और फेवरेट्स यू नो कि हर जगह हैं, कि फेवरेट्स जो होते हैं कि उन्हें ज़्यादा एक नंबर पहले उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। तो अभी तक तो मैं जस्ट फर्स्ट स्टेज है मेरी, तो आगे आगे ज़्यादा पता चलेगा कि क्या है या जो भी है। तो जब वहाँ आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत अलग अलग सिटीज़ से लोग आए होंगे, तो उनके साथ जब इंटरेक्शन हुई, तो कहीं ऐसा फील हुआ कि यार अपना जम्मू ना सबसे बेस्ट है बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में? ऑब्वियसली लाइक हमारा जम्मू तो बेस्ट है ही है, क्योंकि वी हैव फेस्ड एवरी सिचुएशन। हमें पता है कि हमें हर सिचुएशन के साथ कैसे कोप अप करना है, उसे ओवरकम करना है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई मुझे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए काफ़ी काम और कूल था मैं एटमॉस्फेयर, ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे वहाँ पे। तो जब आपने उन लोगों से बातचीत करना शुरू, कभी ऐसा हो गलती से डोगरी निकल गई हो मुंह से, या कुछ ऐसे वर्ड्स डोगरी के निकल गए और जिनको उनको समझने में मुश्किल होगी हो? नहीं, एक्चुअली उनके साथ ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि डोगरी बोलने का मज़ा उनके साथ ही है जिन्हें आती हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने फ्लो में होते हैं या अपने ऐसे मज़े में बैठे होते हो और डोगरी निकल जाती है, क्योंकि डोगरी तो हमारे रग रग में बसी हुई है। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कुछ पंजाबी अगर हों वहाँ पे, तो उनके साथ पंजाबी बोलते बोलते डोगरी निकल जाती है कभी कभी, ऐसा हुआ है। तो आगे फ्यूचर में क्या कुछ प्लान्स हैं? मॉडलिंग को ही परस्यू करना चाहेंगे या फिर कुछ और करियर है जिस पे स्विच करना चाहेंगे?
मैं फ़ैशन वर्ल्ड जैसे मॉडलिंग है, रैम वॉक्स हैं या बाकी इवेंट्स हैं, इसमें ही अभी फोकस करूँगा। और जैसे कुछ एड शूट्स हैं या इनमें थोड़ा वो करूँगा फोकस। तो हम बात करते हैं जम्मू के युवा की, जो यूथ है यहाँ का, क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करते हैं बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपको, अलग अलग करियर्स आप ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे मॉडलिंग है, बहुत मुश्किल है ऑप्ट करना। अगर आपको कोई डिफरेंट फील्ड में जाना है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ग्रैब नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या कुछ आगे इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए कि जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल पाए? एक्चुअली हमारे जो जम्मू के लोग हैं या जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो इतने अवेयर नहीं है इस फील्ड को लेके कि क्योंकि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जिस फील्ड में हम हैं या जो काम हम कर रहे हैं वही काम हमारे बच्चे करें। तो अवेयरनेस कम है और प्लेटफॉर्म भी इतने नहीं है, सोर्सेज अवेलेबल नहीं है इतने। तो मेरा जो मेन फोकस यही है कि अगर मैं अपनी इस फील्ड में अच्छा करता हूँ तो कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छा जो फैशन का इंस्टीट्यूट है वो ओपन करूँगा, ताकि जो टैलेंटेड हैं जो हमारे यहाँ पे, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और इनफ सोर्सेज हों कि उन्हें आगे तक ले जा जाए। जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अगर आप उनका बच्चा डांसिंग करना चाहता है या सिंगिंग करना चाहता है तो वो उसको एज एन हॉबी कैरी ऑन करने के लिए उनको बोलेंगे, लेकिन उसको एज ए प्रोफेशन कैरी ऑन करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। तो उन पेरेंट्स को कितना ज़रूरी है कि अपनी जो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है इसमें बदलाव लाना? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं कि अगर आपको एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते। कभी भी आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि एट द एंड आप खुद ही अपने आप को ब्लेम करेंगे उस चीज़ में अगर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स से यही है कि अपने बच्चे को एक चांस दीजिए ताकि वो अपना जो एक ड्रीम है वो पूरा कर सकें। अपनी सपोर्ट दीजिए अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे जम्मू में, जैसे चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो या अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है हमारे यहाँ पे। तो आपको कभी ऐसी कुछ डिफ़िकल्टी आई अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में? क्योंकि अभी भी मॉडलिंग जो है इतनी ज़्यादा ओपन अप नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में खासकर बात करें तो पेरेंट्स को नहीं समझ आता कि मॉडलिंग क्या है। उनके लिए ये सिर्फ है कि ठीक है रैंप पे चलना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, दैट इज़ मॉडलिंग। लेकिन इसको आप एज एन करियर भी आगे ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये समझाना कभी आपको मुश्किल हुआ अपने पेरेंट्स को? मुझे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ, क्योंकि माई पेरेंट्स नो वेरी वेल अबाउट इट। दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि मॉडलिंग क्या है या उसका आगे क्या स्कोप है। तो ज़्यादा मुझे हुआ नहीं। और मेरी जो सिस्टर्स हैं, अगर उन्हें मतलब ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी पेरेंट्स को मतलब समझाया जो भी है। तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ ने भी हेल्प करी मेरी, कि मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं वैसे पेरेंट्स की तरफ से। दे सपोर्टेड मी वेरी वेल। तो अगर आपके फ्रेंड्स की बात करें तो जब ये ट्रॉफी मिली, एक ऑनर मिला आपको, तो फ्रेंड्स का क्या कुछ रिएक्शन रहा? क्योंकि पार्टी मांगने तो फ्रेंड्स हर जगह आ जाते हैं फटाफट से। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, मेरे तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, लाइक माई स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जो लाइक आप जिस सिटी में हो वहाँ के फ्रेंड्स होते हैं। तो लाइक वही अभी तक वही मैसेज आते हैं कि पार्टी कब दे रहा है एंड ऑल दैट। सो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स के। तो अब मैं, जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स में, जब आप बैठे होते हो तो फ्रेंड्स एक ऐसी मात्र चीज़ होती है जो आपको कभी इज्जत नहीं देंगे। मतलब अगर आप किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे ना, तो दोस्तों की नज़रों में आप वैसे ही रहते हो। तो आपके साथ कुछ आपको इज्जत मिली कि आपका भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता आ रहा था? हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक अभी जैसे मैं देहरादून जा रहा हूँ तो हमारी रियूनियन है वहाँ पे, तो मुझे पता है वहाँ पे जो होने वाला है या जो होगा। सो यू कैन से हाँ, मतलब इज्जत तो कहाँ ही मिलती है। तो अगर बात करते हैं हम लोग वो बच्चे जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरीके का पाथ चूज़ करना है? क्योंकि बहुत सी आपके दिमाग में डाउट्स रहते हैं कि किस तरीके से मॉडलिंग में जाएं, किस तरीके से जो है वहाँ जाएंगे तो क्या कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना होगा, किस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है। तो वो जो एक क्लियर पाथ है वो नहीं पता चलता बच्चों को। आप इस पाथ से अभी ही होकर गुजरे हैं, तो क्या कुछ टिप्स देना चाहोगे? सबसे पहले जो मेन टिप्स है वो आपकी है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसे फॉलो करना चाहिए। चाहे वो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, चाहे वो आपकी लाइक बॉडी से रिलेटेड हैं, कोई ग्रूमिंग आपकी है, तो आपको प्रॉपर जितना आपको अंदर से आप अच्छे हो उतना ही बाहर भी आपको उतना ही दिखाना है। तो मैं ये बोलूँगा कि वर्कआउट जो है, एक आपका ग्रूमिंग जो है, चाहे वो आपके हेयर्स हैं, चाहे वो नेल्स हैं, या पूरी जो आपकी एक बॉडी है वो बिल्कुल हाइजीनिक मतलब तरीके से आपको रखनी चाहिए।
तो आपने ये बात की खाने की, तो हम खाने की बात करते हैं। क्या आपको बचपन से ही मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस थे कि खाने पीने का शौक था, लेकिन जब सोचा कि मॉडलिंग में जाना है तो अब अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा? जब मैं कॉलेज में था देहरादून, तो मतलब ज़्यादा नहीं था फोकस कि मतलब जिम करते थे कि मतलब कॉलेज में आके सबको होता है कि जिम करना है, फिज़िक मेंटेन करनी है, तो तब इतना ज़्यादा नहीं था। बट जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की, जब मैं घर पे आया तो मैं जिम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया। तो उसके बाद मैंने इस कंपटीशन के लिए जो था मेरा ये मैंने 1.5 से 2 महीने तक खाना नहीं खाया। तो मतलब ओनली जैसे प्रोटीन डाइट जो है उसे फॉलो किया प्रॉपर। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, मतलब फाके लगाने पड़े थे अपने आप को? फाके लगाने पड़े थे। तो हम बात करते हैं, अगर जो भी लोग जिनको मेरी तरह खाना पसंद है, तो आप लोग मॉडलिंग के बारे में मत सोचें, क्योंकि हमें भी 2-3 महीने अपने आप को बहुत कष्ट देना पड़ेगा। पर अगर बात करते हैं हम लोग कि जो आपका बोलने का लहजा है, आपकी चलने का तरीका है, वो सब मैटर करता है वहाँ। तो जब आपको शुरुआती दौर में ये सब चीज़ें सिखाई जा रही थी वहाँ पर, तो दिमाग में क्या कुछ थॉट्स आ रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है? कभी ऐसा रिग्रेट हुआ कि यार मैं कहाँ आ गया, या फिर मज़ा आ रहा था वो सब चीज़ें करने में? नहीं, ऑब्वियसली अगर आपको लाइफ में कुछ नया सीखने को मिलता है तो आपको उसे ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको मिलती है उतनी ही कम है। तो चाहे वो आपके वॉक के लिए हो, चाहे पोजेस हो, चाहे रैम्प वॉक का जो तरीका है वो हो, तो आपको एक पेशेंट जो हो लिसनर बन के उसे सुनना चाहिए और कैरी करना चाहिए अपने साथ। हाँ, आपने पेशेंस की बात की, तो जब आप रैम्प वॉक करते हैं तो रिहर्सल्स रिपीटेटिव मैनर में होती रहती है, तो कभी ऐसा हुआ कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है? क्योंकि जब एक ही चीज़ आपको बार बार करने के लिए बोलते हैं तो पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं आप लूज़ करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा हुआ। जो हमारे पहले सेशंस होते हैं रैम्प वॉक्स के एंड ग्रूमिंग के, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपीट पे चलना पड़ता है। आपका 1.5 जो होता है रैम्प वॉक होती है, और अलग अलग जो स्टाइल्स होते हैं एल शेप जो होती है रैम्प वॉक्स होते हैं। तो काफ़ी रिपीट पे आपको जो कोरियोग्राफर्स होते हैं वो करवाती हैं, क्योंकि शो पे जो है कि बेस्ट एक आउटकम आना चाहिए उसके लिए। तो काफ़ी रिपीट पे करवाते हैं, और कभी कभी होता था कि मतलब हम परफेक्ट कर रहे हैं, बट अब जो हमारे कोरियोग्राफर हैं उन्हें शायद होता है कि नहीं, इन्हें और परफेक्ट कर सकते हैं हम। तो हम कॉस्ट्यूम्स की बात करते हैं। कॉस्ट्यूम्स मतलब मुझे तो एज सच कोई इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो टीवी पे देखने को मिलता है कि बहुत अजीब अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, तो आपका कुछ इससे अजीब से कॉस्ट्यूम्स के साथ पाला पड़ा? हाँ, मेरा एक था जो मेरा फर्स्ट राउंड था, वो एथनिक वियर था। और एथनिक वेयर में मैंने धोती कैरी की थी, और साथ में मतलब इट वाज लाइक ट्रेडिशनल, जिसे आप कहते हैं कि योद्धा जो होते हैं वॉरियर्स, उस टाइप का कुछ था। तो मेन आपका यही होता है कि आपको चाहे कैसे भी कपड़े दे दें वो, अब उसे कितना अच्छे से कैरी करते हैं और रैम्प पे वो स्टाइल आप दिखाएं सबको। तो यही मेन उनका ये होता है डिज़ाइनर्स का, कि चाहे कैसे भी कपड़े इन्हें मिलें, मेन इनका कैसा तरीका है उन्हें प्रेजेंट करने का। तो क्योंकि डर भी रहता है, जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल ना हो तो उन कपड़ों को पहनने में भी डर लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है जब आप कई कपड़ों में पहने उस कपड़े को अपने हिसाब से ढालना या उस कपड़े में ढलना। तो आपके दिमाग में जब ऐसे कुछ अजीब अजीब से कपड़े आपको पहनने के लिए बोलते होंगे, तो क्या कुछ उस टाइम पे दिमाग में चीज़ें आती थी? किस तरीके से जो है आप खुद को प्रिपेयर करते थे कि नहीं यार ठीक है, अब रैम्प पे वॉक करनी है, अब इस चीज़ को जो है ऑप्ट करना ही पड़ेगा? ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल होता है कि जैसे धोती मैंने पहली बार पहनी लाइफ में, तो उस धोती पहन के वॉक करना, और वो भी सामने जब जजेस बैठे हों और ऑडियंस बैठी हो बाकी, और बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी अच्छे हों, और आपको पता है कि टफ कंपटीशन है एक, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा एक दिमाग में चलता है कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा रहा था मेरे साथ भी, बट आई डिड वेल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। और हम बात करते हैं अगर विक्रांत की, तो विक्रांत ने बहुत से अलग अलग एक्सपीरियंस हमें बताए, उन्होंने टिप्स भी दी, ग्रूमिंग टिप्स दी, क्या कुछ उनके साथ हुआ उस पूरी जर्नी में वो बताया, साथ ही साथ ट्रॉफी तो आप देख ही रहे हैं। तो ये विक्रांत थे हमारे साथ, और इन्होंने मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल 2021 का खिताब अपने नाम किया है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, वर्कआउट करना, अपने खाने को कंट्रोल में रखना, जो कि सबसे मुश्किल काम है मेरी नज़र में। तो वही जिस तरीके की जो टिप्स विक्रांत ने दी है, और जो भी लोग मॉडलिंग की तरफ जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर मॉडलिंग को ऑप्ट करेंगे, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।